हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस जानेंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है क्या होता है। ठीक है, सो लेट बिगिन बेटा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे और किसके बारे में जानेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऑस्मोसिस जो होता है बेटा, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का एक प्रेशर होता है। इन दोनों के बारे में अलग अलग जो है सेपरेटली हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ। बेसिकली जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें से हमने फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। फर्स्ट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो चुका है। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। पहले हम ऑस्मोसिस जानेंगे, उसके बाद जानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जानेंगे। ठीक है, तो लेट सी। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि सबसे पहले जो हमें जानना होगा यहाँ पे, वो जानना होगा एक डिवाइस के बारे में। देखो बेटा, क्या होता है कि इस तरह की बेटा एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस डिवाइस में क्या होता है बेटा, काफ़ी सारे होल्स होते हैं बेटा। अगर हम यहाँ सपोज करें इस डिवाइस में यहाँ पे इस तरह से काफ़ी होल्स होंगे। लेट्स सी, कुछ इस तरह के बेटा यहाँ पे होल्स हैं। एक डिवाइस हम यहाँ बना रहे हैं बेटा। इस डिवाइस को जनरली बेटा कहा जाता है एसपीएम। एसपीएम यानी कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डिवाइस बनाई हुई है। ये डिवाइस आपको पता है, इस डिवाइस को बेटा हम यहाँ पे कहते हैं एसपीएम। एसपीएम की कंडीशन होती है, एसपीएम एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होता है। जनरली ये जो है एनिमल मेम्ब्रेन होता है, और इसमें ये छोटे छोटे डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे कैनाल्स कहलाते हैं। कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब होता है होल्स। तो एसपीएम की कंडीशन ये है बेटा कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को यहाँ पे फिल्ट्रेट करोगे, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जब आप किसी सॉल्यूशन को इससे होकर के फिल्ट्रेट करते हो, तो फिल्ट्रेट करने पर क्या होता है कि इसके जो कैनाल्स हैं, इनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, टू स्मॉल। यानी कि इनका जो साइज़ जो होता है बेटा, वो कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, टू स्मॉल। इसकी वजह से अगर इसमें से सॉल्यूशन को जब फिल्ट्रेट करोगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है केवल और केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वही यहाँ पे, उन्हीं का जो फ्लो जो है वो यहाँ पे अलाउ होता है। तो बेसिकली एसपीएम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एसपीएम इज़ अ डिवाइस, एसपीएम एक ऐसी डिवाइस होती है विच अलाउड द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली। यानी कि जो जिसमें से अगर कोई सॉल्यूशन जब फिल्ट्रेट किया जाता है तो वो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करती है, क्योंकि उसके कैनाल्स का साइज जो है बहुत छोटा होता है। तो कैनाल्स का साइज छोटा होने की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो तो वहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, सो दैट वो उनसे फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली पहले आपको यहाँ पे एसपीएम को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, एसपीएम समझ गए। अब एसपीएम समझने के बाद यहाँ पे एक डायग्राम को यहाँ पे देखिए। जैसे कि आपको पता है ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पे जो आपको रेड रेड यहाँ पे डैश जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये बेटा ये एसपीएम है। ठीक है, क्या है बेटा हमारे पास, एसपीएम। एसपीएम लेने के बाद यहाँ पे इसके दो चैम्बर बन जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम नंबर 1 बन जाता है और ये कॉलम नंबर यहाँ पे 2 बन जाता है, क्योंकि हमने सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जो ऑरेंज जो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये जो है बेटा हमारे पास सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट को किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है, यानी कि सॉलिड को किससे शो करते हैं, बी से। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये एक सॉल्यूशन है, तो हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। और ऐसे कुछ यहाँ पे भी है, जो ऑरेंज वाला है ये यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट है, और जो ये पार्टिकल है ये यहाँ पे सॉल्यूट है। तो बेसिकली इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 2। अब हमने किया क्या, यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को एसपीएम के द्वारा कांटेक्ट में रखा है। क्या किया बेटा, हमने दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम हैं और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन जो यहाँ पे लिया हुआ है, ये सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे डाइल्यूट है। कैसा है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन जो यहाँ पे रहेगा वो कैसा रहेगा, ये सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा कंसंट्रेटेड। ठीक है बेटा, कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड। तो एक तरफ हमने यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, एक तरफ लिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उन दोनों सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो अब आपको बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा कांटेक्ट में रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो स्टार्ट होता है। और उस स्पॉन्टेनियस फ्लो में क्या होता है,
कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो एसपीएम से होकर के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करते हैं। यानी कि देखो दोबारा से समझते हैं, आपने क्या किया, आपने दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा कांटेक्ट में रखा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे वो एसपीएम के द्वारा फ्लो होकर के सॉल्यूशन की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अगर इधर यहाँ पे फ्लो होता रहा, कंटिन्यू यहाँ पे अगर ये फ्लो होता रहा, तो एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ रही, जैसा कि आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 जो है उसका जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे डाउन हो जाएगा, और कॉलम नंबर 2 यहाँ पे जो दिख रहा है इसका वाटर लेवल यहाँ पे रेज अप हो जाएगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हुआ, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हुआ, और इसी स्पॉन्टेनियस फ्लो को हम लोग बोलते हैं बेटा द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को यहाँ बेसिकली 2-3 शब्दों में अगर यहाँ पे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि मान के चलो, देखो हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास इस तरह की एक ये हमारे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर हमने सपोज दैट यहाँ पे लिया हुआ है बेटा सॉल्वेंट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट, ठीक है। और इस तरफ यहाँ पे कोई भी एक आपने सॉल्यूशन लिया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन नहीं है कि वो डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। और जैसे ही बीच में यहाँ पे हम अगर एसपीएम लगाते हैं, मतलब ये हमारी एसपीएम है, दिस इज एसपीएम, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो एसपीएम से होकर के सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब फ्लो जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का, किससे होकर के हो रहा है, एसपीएम से होकर, किस तरफ हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। इसी प्रोसेस को बेटा, इसी स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास ऑस्मोसिस हो गया। तो ऑस्मोसिस के बारे में हमने समझ लिया, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवार्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम। मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक कॉलम में यहाँ पे आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन है बेटा, ठीक है, क्या दिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरे सॉल्यूशन में यहाँ दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और आपने यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया, एसपीएम लगा दिया। तो क्या होगा कि अब डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं ये फ्लो होंगे एसपीएम से होकर के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे फ्लो होंगे। तो इस प्रोसेस को भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल टुवार्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम। और इसकी जगह एक चीज़ और कह सकते हो, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो जो है ऑस्मोसिस कहलाता है, या सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ लिखा भी है, ऑस्मोसिस जो होता है इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, नेट फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, किसका होता है बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है, थ्रू द एसपीएम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में और डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, आगे हमें सीखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले आपको पहले ऑस्मोसिस क्लियर होना चाहिए, और ऑस्मोसिस आप सीख चुके हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑस्मोसिस की बात करूँ, तो अगर मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ प्रेशर के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रेशर। यहाँ पे ओपन बीकर में कोई किसी तरह का प्रेशर कोई काम कर रहा है, यस और नो, तो आप देखोगे आपको पता है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, जो कि हमारे पास 1 atm प्रेशर है। यानी कि ऑस्मोसिस का ये जो प्रोसेस होता है वो एक नॉर्मल प्रेशर पर होता है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें एक काम करना है कि ये जो प्रोसेस जो हो रहा है ना, किसका, ऑस्मोसिस का, तो अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम रोकना चाहते हैं। तो ऑस्मोसिस के इस प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिख रहा है, सॉल्यूशन के सरफेस पर जो भी एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे लगाया जाएगा, देखो ये सॉल्यूशन का सरफेस है ये वाला। अब हमें क्या करना है कि जब ये वाले जो पार्टिकल है वो इधर की तरफ आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। अगर हम एक काम करें कि सॉल्यूशन के सरफेस पर यहाँ पे प्रेशर लगा दें, अगर हम सॉल्यूशन के सरफेस पर यहाँ पे इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ये वाले जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाए, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाए।
तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के सरफेस पर जो भी प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, यानी कि पी जो अप्लाई किया जाता है, इसी प्रेशर को बेटा हम लोग बोलते हैं द प्रेशर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ओपी कहते हैं। तो बेसिकली सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइन एज द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक डायग्राम देखिए बेटा, देखो जरा यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि हमने इस तरह का एक यहाँ पे एक डिवाइस ली हुई है जिसके निचले हिस्से में ये जो आपको ग्रीन शेडेड जो एरिया दिख रहा है ये बेसिकली यहाँ पे एसपीएम है, ये ध्यान रखना, ये बेटा यहाँ पे एसपीएम है, ठीक है। और हमने पहले ये लिया था नंबर 1, तो ये जो है वो एसपीएम है, और ये क्या है, ये सर यहाँ पे सॉल्वेंट है यानी कि ए है, और ये एक सॉल्यूशन है जिसमें यहाँ पे जो बी पार्टिकल है यानी कि सॉलिड के पार्टिकल हैं। तो जैसे ही देखो एसपीएम सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को जब एसपीएम के द्वारा कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं दे विल मूव्स टुवार्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ जाएंगे। अब अंदर की तरफ जाने पर क्या होगा, इनका वाटर लेवल रेज अप होगा, मतलब ये यहाँ पे वाटर लेवल रेज अप होगा, तो वाटर लेवल यहाँ पे रेज अप होगा। अब वाटर लेवल जैसे यहाँ पे रेज अप होगा, अब हमें करना क्या है कि बस इसके वाटर लेवल को रेज अप करने से रोकना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर सिर्फ इतना अप्लाई कर रहा है, हमारा जो मेन जो एम है व्हाट वी वांट टू डू, मतलब हमें करना क्या है, वी वांट टू प्रिवेंट, मतलब हमें जो करना है बेटा वो प्रिवेंट करना है, ठीक है। टू प्रिवेंट, हमें क्या करना है, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, यानी कि जो ऑस्मोसिस है ना बेटा उसको प्रिवेंट करना है, बस इतना ध्यान रखो। टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो हमने कहा भी डिफाइन भी किया भाई, द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop or prevent the flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane is equals to osmotic pressure। और इसी को हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि देखो अब देखो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक वाटर बोतल है, वाटर बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। हमने सीखा था कि अगर इस वाटर बोतल के अंदर हम कोई गैस कैप्चर करते तो गैस का काम क्या होता है कि जो सिलेंडर जो होता है उसकी वॉल्स पर जो है इक्विवेलेंट प्रेशर अप्लाई करना होता है। तो गैसेस जो कंटेनर के वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई करती हैं उसे कहते हैं गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर गैसेस की जगह अगर हम लिक्विड लेते हैं और लिक्विड को अगर किसी बोतल के अंदर या किसी बाउल के अंदर लेते हैं तो गैसेस की तरह वाटर के मॉलिक्यूल भी उसकी वॉल्स पर या कंटेनर की जो वॉल होती है उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बेटा यहाँ पे हम पाई के द्वारा डिनोट करते हैं, और पाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HdG होता है, ठीक है। H क्या होता है, H इज द हाइट, D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वाटर लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमने सीख लिया था, पाई से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 11th में गैस स्टेट में, बेसिकली यहाँ पे एक डेरिवेशन जो पढ़ने वाले हैं वो ये है हमारे पास, हम पढ़ने वाले हैं द वॉन्ट हाफ लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, वॉन्ट हाफ लॉ। तो इससे पहले ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं, द आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT इज ऑल्सो फॉलोड बाय द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो जैसे गैसेस काम करती थी, गैसेस का काम भी प्रेशर अप्लाई करना था, और लिक्विड भी वहाँ पे वही काम कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, गैसेस क्या करती थी, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर अप्लाई करती, गैसेस प्रेशर अप्लाई करती थी, और लिक्विड क्या कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि गैसेस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिक्विड पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बस रिप्लेस करना है कि P को हम पाई के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो पाई के द्वारा रिप्लेस करने पर यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट सी देखो बेटा, जैसा कि सिंस करके हम सभी जानते होंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT, ठीक है। ये क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, दिस इज द गैस इक्वेशन, दिस इज गैस इक्वेशन, ये गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो प्रेशर है, प्रेशर को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पाई हो जाएगा। देन अब जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो किस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पाई V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा nRT। V को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा N/V, और यहाँ पे कितना हो जाएगा RT। N/V क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा CRT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है बेटा वो ये वाला होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे C जो है,
अगर हम सी की बात करेंगे तो सी यहाँ पे ध्यान रखना है कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, ठीक है। सी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली ये जो कंसंट्रेशन होती है वो मोलैरिटी के टर्म में ली जाती है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के टर्म में इसलिए लिखे क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर जो रिप्लेस किया है कंसंट्रेशन को वो एन अपॉन वी से रिप्लेस किया है, तो ये ध्यान रखना है एन अपॉन वी है ना, तो मतलब ध्यान रखना है कंसंट्रेशन सी इज द मोलैरिटी। अब हम बात करेंगे, एक इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू वापस अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर एंड यहाँ पे आर टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का जो सेकंड फॉर्मूला आएगा बेटा वो ये वाला आ जाएगा, तो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसा कि सिंस करके हम सभी जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे यानी कि एनवी की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना। देन पाई इक्वल्स टू जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा डब्ल्यू बी और अपॉन में कितना हो जाएगा? एम बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर टी, और अपॉन में कितना हो जाएगा? वी। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का थर्ड फॉर्मूला जो आएगा बेटा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे सबकी बात करते हैं, जैसे कि हम पाई की बात करते हैं तो पाई बेसिकली क्या होता है? पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। पाई जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, किसका? सॉल्यूशन का। और अगर हम डब्ल्यू बी की बात करते हैं तो डब्ल्यू बी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का वेट होता है। और अगर हम एम बी की बात करते हैं तो एम बी क्या होता है? एम बी होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद वी की बात करेंगे, वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। टी की बात करेंगे, टी इज़ द टेम्परेचर, ठीक है, टी इज़ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को जनरली हमें केल्विन में लेना है। और अगर हम आर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सोल्यूशन कांस्टेंट होता है, आर इज इक्वल्स टू सोल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। क्या होता है? सोल्यूशन कांस्टेंट। और अब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब यहाँ पे एक माइन्यूट सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एटीएम में निकालोगे तो 0.0821 लेके चलना है, और अगर आप इसे बार में लेके चलते हो तो यहाँ पे 0.083 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा लीटर, और यहाँ पे बार, लीटर बार केल्विन इनवर्स, और यहाँ पे कितना होगा? मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, हो गया, क्लियर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इक्वल्स टू एन बी अपॉन वी आर टी, एंड पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी अपॉन वी, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं फिर चीज़ें आगे समझते हैं। क्वेश्चन को देखो बेटा, क्या निकालना है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मतलब कि क्या निकालना है बेटा? पाई निकालना है, ठीक है। सो पाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर। एक पॉलीमर है जिसका वेट 1.5 ग्राम है, तो यहाँ पे वेट जो होगा डब्ल्यू बी जो होगा सॉल्यूट का वो 1.5 ग्राम है, ठीक है। और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है यहाँ पे एम बी, मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करेंगे तो एम बी इज इक्वल्स टू बेटा हमारे पास है 185 एंड 000, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml यहाँ पे दे रखा है, और टेम्परेचर यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन चेंज करेंगे तो 37 + 2 73, ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन, ठीक है। आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स, और यहाँ पे मोल इनवर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई का फॉर्मूला लगा लेंगे, पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन में कितना होता है? एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पे आर टी, और अपॉन में कितना होता है? बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बेटा हमारे पास यहाँ पे 1.5 है, और आर की वैल्यू 0.0821 है, और टी की जो वैल्यू है वो 300 यहाँ पे 10 है, अपॉन में यहाँ पे एम बी यहाँ पे है बेटा हमारे पास 185,000 बेटा यहाँ पे है, और वॉल्यूम 500 ml था, ml को लीटर में चेंज करेंगे तो लीटर में कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे कैंसिल हो गया बेटा, और 5 से 15 को कट करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास बचता है 3। अब यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। करना है बेटा हमें यहाँ पे, एक तो करना है 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है बेटा हमें 0.0821 और मल्टीप्लाई 310। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ द 76.353, ओके।
और नीचे हमारे पास है बेटा 185,000। अब इस रीडिंग में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, किसा करने वाले हैं 185,000 से करेंगे 1 2 3। तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो पाई इक्वल्स टू बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.000412। ठीक है। अब डेसिमल को यहाँ पे राइट शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो कितना प्लेस शिफ्ट किया 4 प्लेस शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4.12 इंटू 10 रेज माइनस का 4 और यहाँ पे ATM। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपसे पूछा गया था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो 4.12 इंटू 10 रेज माइनस 4 ATM होगी। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो या तो आपसे पाई पूछा जाएगा या फिर आपसे WB या फिर MB, मतलब इन पांचों में से कोई भी एक थिंग्स आपसे पूछी जाएगी, जिन्हें आप बेसिकली डाटा क्वेश्चन का डाटा लेकर के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम पढ़ते हैं, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है, वो क्या है वो देखो बेटा। आपको यहाँ पे सपोज करके चलना है, जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ये 2 सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 है, ओके, और यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे 2 है। 2 सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, एक सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन 2 है। अब ये सपोज करके चलें कि जो सॉल्यूशन 1 जो है ना, सॉल्यूशन 1, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1 है और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेटा यहाँ पे पाई 2 है। तो अगर ये सपोज करके चलें कि दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू बराबर हैं, अगर ये मान के चलें कि दोनों ही सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू बराबर हैं, तो इस कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशन जो होते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। So what are the isotonic solution? Sir, such a solution, दो solution which having the same value of the osmotic pressure, यानी कि जिन solution में osmotic pressure values बराबर होती है उन्हें हम बोलते हैं isotonic solution कहते हैं। ठीक है। अगर बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, पाई 1 की वैल्यू C1 RT हो जाएगा, यहाँ पे C2 RT हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे C1 इक्वल्स टू C2 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो 2 कंडीशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की 2 कंडीशन है, या तो उनकी कंसंट्रेशंस बराबर हों और या उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हों। तो ऐसी कंडीशन में 2 सॉल्यूशन जो हो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे कहलाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहलाएंगे, जब उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना। ओके। अब देखो एक चीज़ आपको और समझनी है, यहाँ पे एक केस और अराइज होता है, जैसे कि मान लो कि अभी पाई 1 जो है पाई 2 के बराबर नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी एक ज़्यादा है। जैसे कि सपोज दैट पाई 1 की वैल्यू ज़्यादा है और पाई 2 की वैल्यू कम है। तो जिस सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू जब ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखना है ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ज़्यादा है उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, और जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू कम है उसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। अब जैसे कि देखो फॉर्मूले से हमने सीखा था कि पाई इक्वल्स टू CRT होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से ये कहा जा सकता है कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे C1 ग्रेटर देन अगर C2 हो, यानी कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम यहाँ पे कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसे क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है। अब देखो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। ये कंडीशन देखो बेटा, पहली कंडीशन की बात करेंगे, या तो ये हो सकता है कि पाई 1 बड़ा हो पाई 2 से। तो पाई 1 जब बड़ा होगा पाई 2 से, तो जिसकी प्रेशर वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक है, और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक है। वैसे ही जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक है, और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक है। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो सपोज करके चलो कि हमारे पास यहाँ पे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा यहाँ पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक बेटा हमारे पास यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके। अब अभी हमने जस्ट अभी सीखा है कि भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लो कि C2 है और हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन C1 है, और हमें पता है कि भाई हाइपरटोनिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। और अगर मैंने सपोज दैट इन दोनों के बीच में यहाँ पे SPM लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, तो जो फ्लो होगा वो हाइपरटोनिक का हाइपोटोनिक की तरफ होगा या फिर हाइपोटोनिक का हाइपरटोनिक की तरफ होगा। हमने जब पहला डायग्राम जब सीखा था तो ये सीखा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल कंसंट्रेटेड की तरफ जाते हैं। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और डाइल्यूट की कम होती है। तो बेसिकली इस ट्रेंड को अगर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो याद रखना होगा कि भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसके पार्टिकल जो हैं वो हाइपरटोनिक की तरफ जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखना है, देखो सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को SPM की तरह कॉन्टैक्ट में रखोगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएंगे,
डाइल्यूट सॉल्यूशन को और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को एसपीएम की तरह कांटेक्ट में रखोगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और हाइपरटोनिक को हाइपोटोनिक की तरफ रखोगे तब भी वहाँ पे ध्यान रखना है कि हाइपोटोनिक जो होता है उसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल हाइपरटोनिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आइसोटोनिक सीख लिया आपने, हाइपरटोनिक सीख लिया और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सीख लिया। ठीक है, आगे देखो जरा, इस एक्टिविटी को बेटा यहाँ पे समझना है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस जो होती है उनकी हम बात करेंगे। तो अगर मान लो कि अगर आरबीसी को अगर सपोज इस तरह से सपोज कर लिया जाए, अब आरबीसी जो होगी, आरबीसी कहीं हद तक एक ग्रेप की तरह होती है। ग्रेप समझते ना, अंगूर जो होता है उसकी एक तो बाहर की एक्सटर्नल लेयर होती है और अंदर एक यहाँ पे स्वीट सॉल्यूशन भरा होता है। तो अगर ये जो आरबीसी है, अगर आरबीसी को अगर ऐसे समझ लिया जाए तो इसका ये जो आउटर सरफेस जो होता है ये तो बेटा यहाँ पे काम करता है एसपीएम की तरह काम करता है। किसकी तरह? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो किसकी तरह काम करता है? सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब देखो, सपोज दैट हमने अपनी आरबीसी लेकर के और आरबीसी को एक सॉल्यूशन मतलब एक बीकर में यहाँ पे डाल दिया। अब बीकर के अंदर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1। और बीकर के अंदर मान लो कि यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे 2 है। और हमने ये मान के चला है कि इस वाले सॉल्यूशन की और इस वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। इन दोनों सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कैसी है? बराबर है। जब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने सीखा था कि जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को जब एसपीएम के द्वारा कांटेक्ट में रखेंगे तो कोई भी नेट फ्लो नहीं होता है, मतलब वहाँ पे फ्लो नहीं होता है। तो अब जैसे कि ये सॉल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है ना, कंसंट्रेशन जब बराबर होंगे तो फ्लो होगा ही नहीं। जब कंसंट्रेशन बराबर होंगी तो फ्लो होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है। तो जब कंसंट्रेशन बराबर तो फ्लो होगा नहीं, मतलब कि जितना वाटर यहाँ पे अंदर जाएगा उतना ही वाटर यहाँ बाहर आएगा। यानी कि आरबीसी जो है वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ना ही स्वेल होगी, क्योंकि आउटसाइड का और इनसाइड का जो प्रेशर है वो बराबर हो गया, यानी कि इक्वल कंसंट्रेशन हो गए। और जब इक्वल कंसंट्रेशन हो गई तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ओवरऑल कंसंट्रेशन आर इक्वल, तो सेल रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि जो सेल होगी आरबीसी सेल जो होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ना ही वो स्वेल होगी। अब यहाँ पे एक सेकंड केस को समझ रहा, सेकंड केस को यहाँ पे समझेंगे तो फिर से वही यहाँ पे करना है। मान के चलो कि भाई इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन नंबर 1 है और बीकर में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे 2 लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो यहाँ पे कैसा हो गया? वो हाइपोटोनिक हो गया। और आपको पता है कि हाइपोटोनिक जो होता है वो हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट करता है। तो अगर जब हाइपोटोनिक यानी कि बाहर का सॉल्यूशन जब अंदर जाएगा, जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाते दिखाया जा रहा है, तो क्या होगा? आरबीसी सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि भाई आउटसाइड यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बाहर का जो सॉल्वेंट है वो अंदर यहाँ पे जाएगा, और जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ पे कहा गया कि वाटर मूव्स, यानी कि वाटर मूव करता है इनटू द सेल, सेल के अंदर मूव करता है। तो सेल एक्सपेंड एंड लाइक लाइज, यानी कि सेल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी और स्वेल हो जाएगी। अगर हम अपोजिटली अगर यहाँ बात करते हैं, एक थर्ड केस यहाँ पे और बन के आता है, उसमें अगर ये सपोज करके चलेंगे कि इनसाइड का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, और कम है तो कैसा होगा? हाइपो हो गया। और बाहर की जो सॉल्यूशन है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपर हो गया। तो अब हाइपो से हाइपर जाता है तो अब अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा कि जब अंदर का सॉल्यूशन जब बाहर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? जो आरबीसी सेल है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं कि जब आरबीसी को उसी के जैसे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोई फ्लो नहीं होता, सेल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आरबीसी को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो स्वेल हो जाती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक्टिविटी। अब एक लास्ट प्रोसेस आता है, वो आता है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान रखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी जैसे कि सपोज करके चलो, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ हम सपोज करके चलते हैं, भाई ये यहाँ पे क्या है? वाटर है। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पे क्या है? सॉल्ट वाटर है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, अगर मैं ये सपोज करके चलूँ कि मैंने यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, एम आई राइट। और वाटर जो है यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और ये बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? एसपीएम है। तो अभी शुरुआत से सीखा है कि भाई जब एसपीएम को, सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को जब कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर है ना, फ्रेश वाटर, इट विल मूव टुवार्ड्स द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे जाएगा। जिससे क्या होगा कि इसका वाटर लेवल जो है वो रेज अप होगा।
यानी कि ऑस्मोसिस होगा। अब मान लो कि ऑस्मोसिस को रोकना है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या लगाया जाएगा, एक पिस्टन। पिस्टन से क्या करेंगे, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई बोलते हैं। तो पाई जो लगाया जाएगा सिर्फ इतना लगाया जाता है जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। लेकिन अगर क्या हो कि अगर हम पाई जो लगा रहे हैं यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगा रहे हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे एक ऑपोजिट मूवमेंट स्टार्ट होगा, जिसमें से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल करके इस साइड जाएंगे, जैसे कि इसका वाटर लेवल यहाँ पे रेज अप होगा और यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर यहाँ पे आपको पीने के लिए मिल जाएगा। अब क्योंकि ये ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए इसे कहते हैं द रिवर्स ऑस्मोसिस। सो वेन एवर ए क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, यानी कि ये इट इज़ द रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ये ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है। और ये होता क्या है, वेन एवर वी अप्लाइड सम एक्स्ट्रा प्रेशर than the osmotic pressure on the surface of the solution, so the movement of solvent particle from the solution start towards the solvent, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल निकल करके सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। एंड यही जो रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। और आज वर्ल्ड वाइड जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज जो है फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर को ऑब्टेन करने में किया जाता है। कहाँ से, सी वाटर से। तो सी वाटर से अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि वहाँ पे आपको फ्रेश वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द ऑल टॉपिक्स। तो हमने टॉपिक यहाँ डिस्कस किया अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। हमने यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद यहाँ पे डिस्कस किया, रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले डिस्कस किया था द एक्टिविटी ऑफ द आरबीसी इन द हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, उसकी कंडीशंस डिस्कस की। हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे किया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सारे फॉर्मुलेज हमने डिस्कस किए। वांट ऑफ इक्वेशंस क्या होती है वो भी हमने डिस्कस की। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आता है उसकी एक्टिविटी डिस्कस की हमने यहाँ पे, और ये ऑस्मोसिस को हमने यहाँ पे जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। Thank you for watching this video. Share and subscribe. Thank you.